नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 1 इंडिया और मैं हूं आपके साथ सप्ता शर्मा। उत्तराखंड की खबरों की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को उत्तरकाशी स्थित पीडब्ल्यूडी निरीक्षण भवन परिसर में आयोजित कार्यक्रम में प्रतिभाग करते हुए सीमांत गांव का विकास कैसे हो विषयों पर स्कूली छात्र छात्राओं, एनसीसी कैडेट के साथ संवाद किया है और साथ ही उन्होंने महिला स्वयं सहायता समूहों, पूर्व सैनिक संगठन, स्थानीय जनप्रतिनिधियों और व्यापार मंडल, बार एसोसिएशन और अन्य संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ संवाद एवं भेंट वार्ता भी की है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शौर्य स्थल उत्तरकाशी के सौंदर्यीकरण एवं तीन सेट लगाने की जो घोषणा है वो भी की। उन्होंने कहा कि शौर्य स्थल में प्रतीक्षालय का निर्माण कार्य कराया जाएगा और इस दौरान उन्होंने शहीदों के परिजनों को शॉल उड़ाकर सम्मानित भी किया। रास्ता इतना सकरा था, गली थी, उस गली को भी आज हाईवे बनाने का काम किसी ने किया है, भव्य काशी और दिव्य काशी बनाने का काम किया है तो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। भाइयों बहनों, चार धाम जाने के लिए सड़कों की बात आप देखिए किस तरह से सड़कें बन रही हैं, चारों धामों पर पीछे से सड़कें बन रही हैं, आगे भी मास्टर प्लान पर काम हो रहा है। यमुनोत्री में जल्दी रोपवे की हमने एमओयू कर लिया है, जल्दी वहां भी रोपवे का काम शुरू हो जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पर हमारा गौरवावत पर्वत केबल कार का प्रस्ताव हमने भारत सरकार को दिया है। दो प्रस्ताव यहाँ से दिए हुए रोडों के लिए। जो हमारा चार धाम यात्रा चलती है, चार धाम यात्रा का रूट विकास नगर से भी चले, डामटा होकर चले, आगे कुड़ोला के रास्ते से यहाँ तक चले, उसकी भी व्यवस्था को आगे बढ़ाने का काम हो रहा है। इसी प्रकार से केदारनाथ जी में आज रोपवे लगाया जा रहा है। 2013 की आपदा के बाद केदारनाथ किस तरह से पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया था, आज 10 साल पूरे होने वाले हैं और 10 सालों में भव्य केदार और दिव्य केदार। अभी हमारे शैलेंद्र जी होटल एसोसिएशन के अध्यक्ष कह रहे थे कि वहां का रजिस्ट्रेशन बंद कर दिया है। भाइयों बहनों, रजिस्ट्रेशन बंद करना हमारी प्राथमिकता में नहीं है। हम तो चाहते हैं कि उत्तराखंड के अंदर जो भी तीर्थ यात्री आए, जो भी भक्तगण आए, सभी को वहां पर दर्शन का मौका मिलना चाहिए। लेकिन क्या करें, मजबूरी हो जा रही है शैलेंद्र भाई कि एक दिन में 30,000 से भी ज्यादा लोग रजिस्ट्रेशन करवा दे रहे हैं। एक दिन में 30,000, आप सोचिए, जहां की कैपेसिटी अधिकतम 15,000 है और 30,000 लोग पहुंच जा रहे हैं। और लेकिन हमने कहा आप बीच में रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था हुई, आप सब लोगों ने कहा कि इससे होटल व्यवसाय पर बहुत बड़ा असर होने वाला है। हमने आप सबकी बात को मानते हुए, और मैं मानता हूं कि चार धाम यात्रा हमारे यहाँ पर साल भर के अंदर जो आर्थिकी है, जो लोगों की आजीविका है, वो बहुत लाइफ लाइन है चार धाम यात्रा। इसलिए चार धाम यात्रा 3 महीने 4 महीने चलने वाली यात्रा, ये यात्रा पूरी तरह से सुचारू रहे। हमारे होटल वालों को, हमारे जो है ढाबे वालों को, हमारे जो है टैक्सी वालों को, हमारे गाइड वालों को, ट्रैकिंग वालों को किसी प्रकार की असुविधा न हो, उनके पूरे साल भर का इंतजाम हो, उनका व्यापार अच्छा चले, उनका काम अच्छा चले। इसलिए हमने निर्णय लिया था, आपने मुझे कहा है हम इसके लिए आगे बढ़ाएंगे। उस बाबा केदार का प्रांगण भी आज भव्य केदार और दिव्य केदार बन गया है। इस साल हमने तय किया है कि 2024 आने से पहले, यानी कि 2023 के दिसंबर तक सारा काम हम वहां का पूरा कर लेंगे। वहां जाने के लिए रोपवे का शिलान्यास भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने कर दिया है। बद्री विशाल का प्रांगण, बद्री विशाल के प्रांगण में भी मास्टर प्लान पर तेजी से काम हो रहा है। आने वाले समय में वो परिसर भी आपको नए स्वरूप में दिखाई देगा। इसी प्रकार से हेमकुंड साहब को जाने वाला जो रास्ता है वो बहुत कठिन रास्ता है। 3 दिन 4 दिन की यात्रा होती है और वृद्ध लोगों के लिए, शारीरिक रूप से कमजोर लोगों के लिए, उनके लिए तो और भी परेशानी का सबब बन जाता है। शारीरिक रूप से जो कमजोर है उनके लिए भी परेशानी होती है। भाइयों बहनों, वहां के लिए भी हमारे प्रधानमंत्री जी ने रोपवे का शिलान्यास कर दिया। आने वाले समय में 4 दिन की यात्रा भी 3-4 घंटे में ही संपन्न हो जाएगी। लेकिन पिछले साल की जो यात्रा थी वो 50 लाख के आसपास पहुंची थी और अभी 1 महीना 15 दिन की यात्रा हुई है और ये 25 लाख का आंकड़ा जो है इसने छू लिया है। 25 लाख का आंकड़ा, तो ये यात्रा इस बार सारे रिकॉर्ड तोड़ेगी। और इसके साथ साथ चाहे आज पर्यटन की नई नीति लाने का मामला हो, पर्यटन की हम नई नीति लेके आए हैं, उद्यान की नई नीति लाए हैं, सौर ऊर्जा की नई नीति लाए हैं, होम स्टे को बढ़ावा दे रहे हैं, ऐसे अनेकों काम। केवल हमने उसकी उत्तराखंड के हर एक व्यक्ति को, जैसे अभी
वो बेटी पूछ रही थी, स्वरोजगार रोजगार के बारे में पूछ रही थी। तो मैंने कहा कि हमें इस प्रकार का एक एटमॉस्फेयर तैयार करना है। सरकार उस सारी योजनाओं के प्रोत्साहन के लिए काम कर रही है कि हमारे जो नौजवान हैं, युवा भाई बहन हैं, वो आने वाले समय में केवल रोजगार मांगने वाले न बने। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 2 दिवसीय उत्तरकाशी दौरे पर हैं, जहां सीएम धामी ने सीमांत विकास खंड भटवाड़ी के ग्राम सिरोर निताला में मॉर्निंग वॉक पर वो निकले और इस दौरान उन्होंने ग्राम वासियों से मुलाकात कर उनका कुशल क्षेम जाना। साथ ही मुख्यमंत्री ने ग्रामीणों से भागीरथी नदी से हो रहे कटाव के बारे में भी जानकारी ली। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्थानीय लोगों से सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के संबंध में फीडबैक भी लिया। उन्होंने ग्राम सिरोर के खेतों में पावर वीडर से जुताई भी की और साथ ही साथ सीएम धामी ने क्षेत्र में मंडुवे की खेती को बढ़ावा देने की बात भी कही है। साथ ही साथ ग्राम सिरोर में लाइन शोइंग विधि से आपको बता दें मंडुआ की बुआई की और महिलाओं को मंडुए के बीज भी वितरित किए। मुख्यमंत्री ने विभिन्न कृषि उपकरणों के बारे में जानकारी लेते हुए आधुनिक उपकरणों को किसानों को ज्यादा से ज्यादा वितरित किए जाने की बात भी कही है। उन्होंने खेतों में जीवामृत खाद बीजामृत खाद का भी छिड़काव किया है और साथ ही साथ जीवामृत खाद बीजामृत खाद के इस्तेमाल को खेतों में ज्यादा से ज्यादा बढ़ाए जाने को भी कहा है। सीएम धामी ने इस अवसर पर गांव में फलदार पौधों का रोपण भी किया। उन्होंने कहा कि बंजर भूमि में हम अधिक से अधिक फलदार पौधे लगाना हमें चाहिए। उन्होंने कहा कि मॉर्निंग वॉक के दौरान गांव वासियों से मिलकर सरकार द्वारा किए जा रहे कार्यों का फीडबैक मिलता है। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड को सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाए जाने का सपना गांव को आदर्श और सर्वश्रेष्ठ बनाने से ही पूरा होगा। वहीं 2 दिवसीय उत्तरकाशी दौरे पर पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को नेताला गांव में रात्रि चौपाल लगाकर जन समस्याएं सुनी एवं संबंधित अधिकारियों को समस्याओं के त्वरित निस्तारण के आदेश दे दिए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री को अपने मध्य पाकर ग्रामीणों में भारी उत्साह भी देखने को मिला। स्थानीय लोगों ने कहा कि उत्तराखंड के 22 साल के इतिहास में धामी के रूप में पहला मुख्यमंत्री देखने को मिला है जो इस प्रकार चौपाल लगाकर ग्रामीणों की समस्याएं वो सुनते हैं। कहीं पर भी कोई हिला हवाली न हो, क्योंकि हमने हमेशा समाधान, सरलीकरण, निस्तारण ये हमने अपनी इस मंत्र के द्वारा हम सरकार को चला रहे हैं। इसलिए कई दफ्तरों में कहीं पर अगर इस प्रकार की शिकायत आती है तो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई करेंगे। इसलिए हमने उत्तराखंड की विजिलेंस को हर प्रकार से भ्रष्टाचार समाप्त करने के लिए 1064 जो नंबर है वो जारी किया हुआ है और सारे कार्यालयों में, सारी सरकारी कार्यालयों में, चाहे प्रदेश के कार्यालय हों, जिलों के कार्यालय हों, ब्लॉक के कार्यालय हों, तहसील के कार्यालय हों, उन सभी पर 1064 का बोर्ड लगाया जा रहा है। लग गया है, बहुत सारी जगह पर लग गया है, बहुत सारी जगह पर लगाया जा रहा है। जैसे ही शिकायत मिलेगी उस पर पहले भी तेज कार्रवाई हुई है, चाहे छोटा हो बड़ा हो, जो भी इसकी जद में आएगा उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई होगी, इसको जेल के सलाखों के पीछे। वहीं काशीपुर में केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने रविवार को ओबीसी समाज के जनप्रतिनिधि सम्मेलन में हिस्सा लिया है। इस सम्मेलन में ओबीसी समाज से जुड़े लोगों को अजय भट्ट ने टिप्स दिए। इस दौरान बीजेपी और ओबीसी समाज के सैकड़ों लोग उपस्थित रहे। इस समय आप पूरे देश में देख रहे हैं महासंपर्क जन अभियान चल रहा है हमारा। इस समय हम हर एक से संपर्क कर रहे हैं। आज हमारा यहाँ पर ओबीसी मोर्चे के लोगों से, ओबीसी के लोगों से, जितने भी लोग हैं उनसे संपर्क कर रहे हैं, क्योंकि वोट लेते समय तो लोग बाग तरह तरह के उलाहने देते हैं, कहते हैं हम ये कर देंगे, ये कर देंगे, ये कर देंगे। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ जब मोदी जी आए तो हमको जो ओबीसी आयोग हुआ उसका गठन किया गया और बहुत सारी सुविधाएं ओबीसीज़ को दी गई। इतना ही नहीं, उत्तराखंड में तो बहुत ही ऐतिहासिक काम हुआ कि जो ओबीसी वर्ग से आती हैं हमारी बहन जी डॉक्टर कल्पना सैनी जी,
उनको यहाँ का सांसद बनाया गया राज्यसभा का। इसलिए कोई भी डिमांड ऐसी नहीं है जो पूरी नहीं की जा रही है। लगातार और लगातार हम लोग समाज की जो डिमांड्स लंबे समय से लंबित थी उनको पूरा करने में भरसक प्रयास किया है। लक्सर से खबर है, जहां खानपुर विधायक उमेश शर्मा को जान से मारने की धमकी मिली है। धमकी दिए जाने का जो वीडियो है वो सोशल मीडिया पर भी जमकर वायरल हो रहा है। सोशल मीडिया के जरिए विधायक उमेश शर्मा को धमकी दी गई है। आपको बता दें, धमकी देने वाले शख्स ने खुद को नितिन कट्टा बताकर धमकी दी और साथ ही साथ हरिद्वार के एसएसपी अजय सिंह को अब लिखित शिकायत दे दी गई है। पूर्व में मिली धमकियों का हवाला देकर विधायक उमेश शर्मा ने तहरीर दी। तो यहां पर आपको बता दें कि जान से मारने की धमकी मिली है खानपुर विधायक उमेश शर्मा को, जिसके बाद इस पूरे मामले को लेकर शिकायत की गई। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की वन दरोगा परीक्षा आज संपन्न हो गई। 8 जिलों के 139 परीक्षा केंद्रों पर यह परीक्षा आयोजित हुई, जिसके लिए 52,000 अभ्यर्थियों को एडमिट कार्ड जारी किए गए थे। पूर्व में विवादों में रही इस परीक्षा को देखते हुए उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने बेहद सावधानी बरती। साथ ही हर केंद्र पर सुरक्षा और किसी भी प्रकार की कोई गड़बड़ ना हो, इसको लेकर व्यवस्थाओं को सुनिश्चित किया गया। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष जीएस मार्तोलिया राजधानी के अलग अलग केंद्रों पर निरीक्षण करने के लिए निकले। केंद्रों पर निरीक्षण करने के साथ ही अध्यक्ष ने ड्यूटी में तैनात स्टाफ से भी बातचीत की। यूकेएस एसएससी चेयरमैन के मुताबिक निष्पक्ष तरीके से परीक्षा संपन्न कराने के साथ ही समय से परिणाम जारी करना हमारा लक्ष्य है। जीएस मार्तोलिया ने यह कहा है कि युवा बेरोजगारों को समय से नियुक्ति मिले, ये हमारा प्रयास है। देखिए, अभी तो टोटल कितने अनुपस्थित होंगे उसकी करीब 15 मिनट के बाद हमको मिल पाएगा। मैं अभी 2-3 कॉलेज होके आऊँ और कुछ कॉलेज और जाऊँगा। मेरा मकसद मेन ये है कि जो व्यवस्थाएं हैं वो ठीक हैं या नहीं है। रिस्किंग, चेकिंग, बायोमेट्रिक ठीक हो रहा है नहीं हो रहा है, कोई व्यवस्थाएं तो नहीं है, उसको देखने के लिए गया हूँ। अभी तक जहाँ मैं गया हूँ वहाँ की व्यवस्था से मैं संतुष्ट हूँ और एक अच्छी व्यवस्था, पुलिस प्रबंध भी अच्छा है और फ्रिस्किंग चेकिंग भी अच्छी हो रही है और शांतिपूर्ण से एग्जाम संपन्न होगा और एक बढ़िया परीक्षा कराएंगे। इस प्रयास के साथ हम लोग अपने काम पे लगे। टोटल 52,000 करीब बच्चे थे, जिसमें पद के बारे में 300 के आसपास शायद पद हैं इसमें और वन दरोगा का पोस्ट है। अब मेरे ख्याल से देखिए 30-32% एब्सेंटीज़ का हमेशा एक रहा है रेशियो। अब एग्जैक्ट पता लगेगा कि कितने लोगों ने एग्ज़ाम दिया, कितने लोगों ने। वहीं कानपुर विधायक उमेश कुमार शर्मा ने एक बड़ी पहल की है। इसी पहल के तहत रुड़की के नेहरू स्टेडियम में 61 अनाथ और निर्धन कन्याओं का विवाह संपन्न करवाया गया। 61 गरीब कन्याएं रविवार को 7 जन्मों के पवित्र बंधन में बंध गई है। इस मौके पर खुद विधायक उमेश कुमार ने वर वधू को आशीर्वाद दिया। विधायक उमेश शर्मा का कहना है कि आगे भी इस तरह के कार्य वे करवाते रहेंगे। विवाह है 61 कन्याओं का सामूहिक विवाह है, जिसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों कन्याएं हैं, सर्व समाज की कन्याएं हैं। और उत्तराखंड के इतिहास में पहला अवसर है जब एक साथ 61 सर्व समाज की कन्याओं का, सर्व धर्म की कन्याओं का विवाह एक साथ एक ही मंडप पर हो रहा हो, एक ही पंडाल में हो रहा हो। और रुड़की के इतिहास में भी ये पहली बार ऐसा है कि जब नेहरू स्टेडियम पूरे तरीके से सजा हुआ है। आज तक यहाँ बहुत कार्यक्रम हुए, लेकिन कभी ये स्टेडियम इतना भव्य और इतना सुंदर नहीं सजा। और मैं आप सभी को इसके लिए हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। मैं अपनी पूरी टीम को धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि आप अगर खाने की किसी भी टेबल पे जाएंगे तो आपको वहाँ पर कार्यकर्ता सेवा करते मिलेंगे, आपको पूरे पंडाल में कार्यकर्ता सेवा करते मिलेंगे। इससे बड़ा उदाहरण सर्व समाज का कोई नहीं हो सकता। आपको हिंदू भी खाना खिलाते मिलेंगे, आपको मुसलमान भी खाना खिलाते मिलेंगे, आपको 36 बिरादरी के लोग आज यहाँ पर सेवा करते मिलेंगे। इससे बड़ा उदाहरण हो नहीं सकता।
वहीं जुलाई महीने में शुरू होने वाली कांवड़ यात्रा को लेकर एसएसपी श्वेता चौबे ने नीलकंठ पैदल मार्ग पर पैदल चलकर मंदिर तक वो पहुंची और व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के उन्होंने निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने नीलकंठ यात्रा के दौरान आपको बता दें कि बिछड़ने वालों को मिलाने के लिए 7 स्थानों पर खोया पाया केंद्र बनाने का निर्णय भी लिया है। एसएसपी ने पैदल मार्ग को 3 सेक्टर में बांटने और पुंड रासू में 3 शेड का निर्माण करने की व्यवस्था करने के लिए भी कहा है। पैदल मार्ग पर उचित रोशनी के लिए स्ट्रीट लाइट लगाने और टूटी सड़क को दुरुस्त करने के लिए संबंधित विभागों से पत्राचार करने के निर्देश भी दिए हैं। मोबाइल नेटवर्क की कमी को देखते हुए पुलिस का वायरलेस सेट लगाने और स्पेशल पेट्रोलिंग टीम पैदल मार्ग पर लगाने के भी निर्देश दे दिए गए हैं। इसके अलावा बरसात के मौसम में आपदा को देखते हुए एसडीआरएफ की तैनाती करने के भी यहां पर निर्देश दिए गए। वहीं पौड़ी के दाणोधार भिताई मोटर मार्ग के खस्ताहाल होने पर ग्रामीणों ने लोक निर्माण विभाग का घेराव किया है और इस सड़क में डामरीकरण के जल्द पूरा होने पर यानी कि जल्द पूरा नहीं हुआ, जिसको लेकर लोकसभा चुनाव बहिष्कार करने का यहां पर ऐलान किया गया है। ग्रामीणों का ये साफ तौर पर कहना है कि बीते 10 सालों से सड़क का डामरीकरण न होने से सड़क खस्ताहाल हो चुकी है, जिसमें आवाजाही करना सड़क हादसे के खतरे को दावत दे रहा है। अब हम रोड के चक्कर में आ रहे हैं सर। अब हमारी रोड इतने साल हो गए बनी नहीं है। अभी हम ऑफिस PWD ऑफिस पहुंच रखे हैं और वो 15 दिन का आश्वासन दे रखा है। 15 दिन बाद नहीं होगी, हम धरना प्रदर्शन करेंगे वहाँ भी ऑफिस में। नहीं होगा तो DM कार्यालय में धरना प्रदर्शन कर सकते हैं। हम ऑफिस में नहीं बनेंगे हमारी रोड तो हम वोट के जब उसमें नहीं होंगे, वोट नहीं दे सकते हम, किसी को भी वोट नहीं दे सकते हम। और सभी ने मांग की कि हमारी रोड ठीक होनी चाहिए। हमारी रोड का बहुत बुरा हाल है सर। 8-10 साल 10-15 साल हो गए तब से ख़राब है और हम चाहते हैं कि सर ने बताया कि एसएन साहब ने कहा कि हो जाएगी रोड, हम तब तक सर समय लेते हैं, नहीं तो हम तब बाद में आक्रोश में आएंगे। ये भिताई रोड लगभग 15-16 साल पूर्व निर्मित है और इसका डामरीकरण 15-16 साल पहले होना बताया गया था जिला योजना के माध्यम से। वर्तमान में सड़क की सतह काफ़ी क्षतिग्रस्त है, तो पुनः इसकी DPR बना के हम राज्य योजना के अंतर्गत शासन को प्रेषित कर रहे हैं और 1 सप्ताह में हम लोग इस DPR को प्रेषित कर देंगे और आवश्यक जो मरम्मत कार्य हैं, नाली का निर्माण इत्यादि, वो हम तुरंत शुरू कर रहे हैं और इस महीने में हम पूर्ण कर देंगे जो आवश्यक। वे बांग्लादेश में मसूरी लाल बहादुर शास्त्री प्रशासनिक अकादमी में ट्रेनिंग के लिए आए 45 अधिकारियों में से एक अधिकारी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि बांग्लादेश से आए 45 अधिकारियों के दल रविवार को मसूरी के लाल टिब्बा और धनौल्टी घूमने के लिए गया था, जिसमें से 36 वर्षीय MD अलामेन की धनौल्टी से वापस आते हुए अचानक से रास्ते में ही तबीयत खराब हुई, जिसका उसके सहयोगियों के द्वारा मसूरी के उप जिला चिकित्सालय भी लाया गया, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। बताया जा रहा है कि 36 वर्षीय MD अलामेन बांग्लादेश में SDM के पद पर तैनात हैं और अपने सहयोगियों के साथ मसूरी लाल बहादुर शास्त्री प्रशासनिक अकादमी में आयोजित होने वाली ट्रेनिंग के लिए वो आए हुए थे। वहीं मसूरी पुलिस और स्थानीय प्रशासन पूरे मामले की अब गंभीरता से जांच कर रही है। ये श्री मोहम्मद अलामीन हैं, बांग्लादेश के नागरिक हैं। वहाँ पे SDM साहब हैं, यहाँ पे आए थे ट्रेनिंग के लिए IAS अकेडमी में। हमारे पास जब लाए तो ब्रॉट इन डेड कंडीशन में थे। पुलिस इन्फॉर्मेशन भेज दिया, बाकी पोस्टमार्टम के बाद ही कॉज ऑफ डेथ के बारे में। कई ऑफिसर्स की भी तबीयत खराब देखी जा रही है, लूज मोशन या क्या मानते हैं? हाँ, आजकल थोड़ा सीजन चल रहा है, खाने पीने में थोड़ा सा हो जाता है, बट उनकी मेडिसिन हमने उनको दे दी जितने हमारे पास आए हैं। बाकी तो सारे ऑफिसर नॉर्मल हैं सब? हाँ, वैसे कोई सीरियस और नहीं है। ये श्री मोहम्मद अलामीन
ऋषिकेश में नाव घाट से आगे गंगा में नहा रहे दिल्ली के 5 पर्यटक पानी के तेज बहाव में आकर डूबने लगे। इसी बीच एसडीआरएफ की टीम अचानक फरिश्ता बनकर सामने आई और गंगा में काफी आगे तक बह चुके 4 पर्यटकों को कड़ी मशक्कत के बाद पानी से सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया, जबकि बचाए गए जो भी पर्यटक हैं उनका एक साथी गहरे पानी में लापता हो गया। बताया जा रहा है कि एसडीआरएफ के जवान रविवार सुबह ब्रह्मपुरी गंगा में डूबे महाराष्ट्र के एक पर्यटक की खोजबीन करते हुए त्रिवेणी घाट की ओर आ रहे थे। इसी बीच दिल्ली के पर्यटक गंगा में डूबते नजर आए। टीम ने तत्काल रेस्क्यू कर 4 पर्यटकों को बचा लिया, लेकिन एक पर्यटक गहरे पानी में लापता हो गया। लक्सर में एनपीएस निजीकरण भारत छोड़ो यात्रा पहुंचने पर शिक्षक और कर्मचारियों ने स्वागत किया है। इस पर आपको बता दें कि पेंशन बहाली मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय कुमार बंधु सरकार पर जमकर निशाना साधते नजर आए। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि सरकार ने पुरानी पेंशन बंद कर शिक्षकों एवं कर्मचारियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है। आपको बता दें कि पुरानी पेंशन बहाली को लेकर शिक्षकों द्वारा लंबे समय से मांग की जा रही है, लेकिन केंद्र और राज्य सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है। इसको लेकर बिहार के चंपारण से यात्रा निकाली जा रही है। बीते देर शाम यात्रा लक्सर पहुंची और इस दौरान शिक्षकों ने नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय बंधुओं का फूल माला पहनाकर स्वागत किया है। इस मौके पर राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय बंधुओं ने ये कहा है कि सरकार ने पुरानी पेंशन बंद कर शिक्षकों एवं कर्मचारियों के भविष्य पर कुठाराघात किया है। ये भी कहा कि नई पेंशन स्कीम योजना में शिक्षकों और कर्मचारियों का भविष्य कहीं पर भी सुरक्षित नहीं है। इसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि इसको बंद कर सरकार ने शिक्षकों से बुढ़ापे की लाठी छीन ली है। ये यात्रा 1 जून से चंपारण बिहार से महात्मा गांधी के कर्मभूमि से शुरू हुई है और आज हरिद्वार इसे प्रवेश उत्तराखंड देवभूमि उत्तराखंड में किया है और अभी लश्कर में आपके सामने है। इससे एनएमओपीएस के बनते जो एनपीएस निजीकरण भारत छोड़ो यात्रा शुरू की गई है, उसका एक मकसद है कि पुरानी पेंशन बहाल हो और निजीकरण समाप्त हो। ये हमारा मकसद है और ये यात्रा अभी उत्तराखंड में प्रवेश की है। अभी 2 दिन 3 दिन उत्तराखंड में रहेगी, फिर उत्तर प्रदेश, फिर बिहार, फिर मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, देश के कोने कोने में यात्रा जाएगी। की सूत्रीय मांग है एनपीएस निजीकरण भारत छोड़ो, जो 1 जून 2023 से चंपारण बिहार से ये यात्रा शुरू हुई है, जहां से महात्मा गांधी जी ने 106 साल पूर्व सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत की थी। वहां से ही हमारे आदरणीय विजय कुमार बंधु जी, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है एनएमओपीएस के, उन्होंने पुरानी पेंशन के साथ साथ एक निजीकरण की भी लड़ाई छेड़ी है। जो निजीकरण जो आज की डेट में सरकारी संस्थाओं को बंद किया जा रहा है, जैसे कि आप देख रहे हैं कि अग्निवीर योजना को लाना भी एक निजीकरण ही है। मोटिव ये है कि हम ज्यादा से ज्यादा जनता को जागरूक करना चाहते हैं कि ये जो नई पेंशन जो सरकार के द्वारा दी जा रही है, एक छलावा है, धोखा है, जिसमें हमारा जो भविष्य है वो अंधकारमय है। हमें भविष्य में रोटी के भी लाले पड़ जाएंगे। इसलिए हमारी सरकार से एकमात्र मांग है कि पुरानी पेंशन को जल्द से जल्द बहाल किया। तो इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया।